नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत के गढ़ में। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। सूबे में आदिवासियों को लेकर सियासत का पारा हमेशा हाई रहता है, क्योंकि प्रदेश का समीकरण ही कुछ ऐसा है कि आदिवासी वोटर्स को साधना हर सियासी दल के लिए बेहद अहम हो जाता है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इन इलाकों के दौरे कर आदिवासी जनता को साधने की कोशिश की है। इन इलाकों में से सबसे अहम है बांसवाड़ा, जो अब संभाग बन गया है। ऐसे में कितनी बदली है यहाँ की सियासत और किस तरफ है यहाँ की जनता का रुख, सियासत के गढ़ में आज बात करेंगे बांसवाड़ा की। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने जान फूंक दी है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने लगातार दक्षिण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र का दौरा किया है और ये दौरे अभी भी जारी हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में चुनावी सभा की, तो राहुल गांधी भी 2 बार यहां पर आ चुके हैं। तो जानते हैं क्या है बांसवाड़ा की चुनावी हलचल। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित जिलों में बांसवाड़ा भी शामिल है। बांसवाड़ा रियासत की स्थापना महारावल जगमाल सिंह ने की थी। इसका नाम बांस या बांस के जंगलों के लिए रखा गया था। बांसवाड़ा से होकर बहने वाली माही नदी में कई द्वीप मौजूद हैं, इसलिए इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। बांसवाड़ा जिला वांगड़ या वागवार के नाम से जाने वाले क्षेत्र का पूर्वी भाग बनाता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में होने के चलते इसकी सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश से मिलती है। इसका असर यहाँ की संस्कृति पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश से मिली जुली दिखाई देती है। बांसवाड़ा जिला जंगलों, पहाड़ियों और वन्य जीवन से भरा हुआ है। आदिवासी क्षेत्र के मूल निवासी हैं। ये जगह अपने प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के चलते लोधी काशी के तौर पर भी जानी जाती है। ये जिला मक्का, गेहूं, चावल, कपास, सोयाबीन और चने के उपजाऊ मैदानों को समेटते हुए ये पूरे मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को कवर करता है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला पूर्वी हिस्से को बनाती है। यहाँ के पर्यटन की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर यहाँ स्थित है, जहाँ बड़े बड़े वीवीआईपी तक माता की ढोक लगाने आते हैं। आनंद सागर झील, अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी, डायलाब झील, कागड़ी पिकअप वियर, राज मंदिर यहाँ के प्रमुख आस्था के केंद्र हैं, जहाँ बड़ी संख्या में सैलानी भी आते हैं। तो वहीं आदिवासियों के आस्था के पुंज मानगढ़ धाम पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये भील समुदाय के लोकप्रिय संत गोविंद गुरु की शहादत और 1500 आदिवासियों की देशभक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ये धाम आदिवासियों के लिए जितना अहम है, उतनी ही तगड़ी इसकी सियासत भी है। इस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मुख्यमंत्री गहलोत की मांग इसकी सियासत पर पारा बढ़ाती है, क्योंकि उनकी इस मांग को प्रधानमंत्री मोदी ने ना ही नकारा है और ना ही स्वीकारा है। ऐसे में ये धाम अब सियासत का केंद्र बन गया है। इतिहास रच गया है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें, जिससे कि पूरे देश जो जलियांवाला बाग की कहानी जानता है, इतिहास जानता है, त्याग और बलिदान किस प्रकार हुए, वहाँ उनकी पहचान पूरे मुल्क के अंदर है। उसी प्रकार से मानगढ़ धाम की पहचान भी बने देश के अंदर कि आदिवासी समाज भी उस जमाने में पीछे नहीं था किसी से भी। मानगढ़ धाम के भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। इसके लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मेरे यहाँ चारों राज्य और सरकारों से आग्रह है कि इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें, एक रोड मैप तैयार करें, ताकि गोविंद गुरु जी का स्मृति स्थल भी
पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल नवंबर में मानगढ़ धाम आए थे। तब ये अटकलें जोरों से लगाई जा रही थी कि शायद वो इस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दें, लेकिन उन्होंने धाम के विकास की जिम्मेदारी 4 राज्यों को दे दी और ये कह दिया कि पहले विकास हो, रोड मैप बने, फिर इसके राष्ट्रीय स्मारक बनने के बारे में सोचा जाएगा। साफ है कि इसकी सियासत इतनी जल्दी तो थमने वाली नहीं है। इधर 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मानगढ़ धाम पर आए थे। यहाँ उन्होंने आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक न बनाए जाने पर तंज कस दिया। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहलाते हैं। यह पूरा का पूरा देश आपका है और हम चाहते हैं कि आप जो भी करें, जहां भी करें, आप सफलता प्राप्त करें। चाहे आपके बच्चे कॉलेज में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, हवाई जहाज उड़ाना चाहें, कंप्यूटर चलाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, इंडस्ट्री को चलाना चाहें, हम चाहते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने बच्चों के लिए सपना देखना चाहते हैं, वो आपका सपना पूरा होना चाहिए। बांसवाड़ा का ये मानगढ़ धाम इस बार के चुनाव में एक अहम मुद्दा बन सकता है और यहाँ बीजेपी को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अब बांसवाड़ा एक संभाग बन गया है जिसका क्रेडिट सीधे मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस को जाता दिख रहा है। बांसवाड़ा में अब प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को शामिल किया गया है। ऐसे में यहाँ के भूगोल के साथ साथ सियासत भी बदली है, जिसका असर चुनावों पर पड़ सकता है। जी देखिए, बांसवाड़ा संभाग बना है, लेकिन संभाग बनने के बाद अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि लोगों को लगे कि कुछ बदला हुआ है। वही बांसवाड़ा है, वही लोग हैं। ठीक है, कुछ अफसर यहाँ पर नए आ चुके हैं, लेकिन जितनी योजनाएं हैं वो सारी के सारी अभी जिसको खटाई में ही मान सकते हैं। और एक तरीके से यहाँ एक जो बोलबाला रहा है, अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी बांसवाड़ा में हुई थी, लेकिन उस इंजीनियरिंग कॉलेज को भी खत्म करने का एक तरह से षड्यंत्र माना जा सकता है कि उसको विकसित करने की जगह उस इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरी चीज़ें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र की बू मुझे लगती है। बांसवाड़ा जिले की अगर बात करें तो इस जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस के विधायक हैं, तो 2 सीट पर बीजेपी का विधायक है। बांसवाड़ा सीट से कांग्रेस के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया विधायक हैं। घाटोल से बीजेपी के हरेंद्र निनामा जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। गढ़ी से बीजेपी के कैलाश चंद्र मीणा जीते थे। कुशलगढ़ से कांग्रेस की रमीला खड़िया विधायक है। बागीदौरा से कांग्रेस के ही महेंद्रजीत मालविया विधायक हैं। बात अगर बांसवाड़ा सीट की, जो शुरू से ही हाई प्रोफाइल सीट रही है, इस सीट ने तो प्रदेश को मुख्यमंत्री तक दिए हैं, जो कि हरदेव जोशी थे। हरदेव जोशी ने इस सीट से 10 बार चुनाव जीता। ऐसा कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद इस सीट पर सबसे अधिक कांग्रेस का कब्जा रहा। हालांकि यह सीट भाजपा के खाते में भी गई, लेकिन फिलहाल यहां पर एक बार फिर कांग्रेस काबिज है। इस सीट का अगर चुनावी इतिहास देखें तो पाएंगे कि ये सीट राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम रही है। बांसवाड़ा विधानसभा सीट जनजाति बाहुल्य सीट है। 2008 से पहले तक ये एक सामान्य सीट हुआ करती थी। 1967 से 1993 तक हरिदेव जोशी इस सीट के विधायक रहे। इस सीट पर विधायक रहते हुए वे 3 बार मुख्यमंत्री बने। हरिदेव जोशी के नाम ये एक रिकॉर्ड भी है। हरिदेव जोशी के निधन के बाद उनके बेटे दिनेश जोशी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उनके बेटे इस विरासत को संभाल नहीं पाए और बीजेपी के भवानी जोशी से हार गए। इस तरह भाजपा ने दशकों से काबिज कांग्रेस को करारी हार चुका दी। लेकिन बांसवाड़ा जिले को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोग जब भी कल्पना करते हैं या जो तस्वीर सामने आती कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरदेव जोशी, इस सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन बांसवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रभाव रहा है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो मामा बालेश्वर दयाल थे।
ख्यात समाजवादी नेता रहे और मामा बालेश्वर दयाल का इतिहास ये है कि 3 सीटों पे 5 जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पे मामा जी जिसके ऊपर हाथ रख देते थे वो आज भी विजयी होता आया है। इस बांसवाड़ा सीट पे सबसे पहला चुनाव वेलजी भाई ने लड़ा था, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए तो यशोदा देवी आई और उसके बाद में हरदेव जोशी आए जो 1993 तक यहाँ लगातार जीतते रहे। हरदेव जोशी की खासियत ये रही कि कांग्रेस संगठन की ओर से देखा जाए तो उनके साथ रहने वाले लोगों ने अधिकांश उनका साथ छोड़ दिया था। जिस तरह से हम बात करें, अगर पूर्व सांसद रहे, पूर्व 17 साल तक जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे थे प्रभुलाल रावत, उनको भी कांग्रेस छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। इसी तरह से एक थे पवन कुमार रोकड़िया जो उस समय जिला प्रमुख कहे जाते थे। जिला प्रमुख पवन कुमार रोकड़िया को मिनी चीफ मिनिस्टर का दर्जा भी दिया जाता था, लेकिन इतिहास में देखा जाए तो उनको भी कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी और वो निर्दलीय के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे थे। तो इस तरह से कांग्रेस संगठन की दृष्टि से बांसवाड़ा का कोई महत्व नहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस संगठन, क्योंकि जो विजय थी वो हरदेव जोशी की व्यक्तिगत विजय थी। तो उसके बाद भी स्थिति ये आई कि हरदेव जोशी की जैसे ही देवलोक गमन हुआ उसके बाद में उनके पुत्र दिनेश जोशी चुनाव मैदान में आए। यही था कि संवेदनाओं के वोट उन्हें मिलेंगे। जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत, वो पास के जिले घाटोल में आए, लेकिन बांसवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में भैरव सिंह जी भी नहीं आए थे। तब ये माना जाता था कि जोशी जी और भैरव सिंह जी की दोस्ती, तो वो धर्म निभाना चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके दिनेश जोशी को हार का सामना करना पड़ा और उस समय भवानी जोशी यहाँ से विजयी हुए। बांसवाड़ा सीट के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर रेलवे नेटवर्क एक बड़ी समस्या है। यहाँ रेल लाइन स्थापित करने की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। इसके अलावा माही डैम का मुद्दा इस बार चुनाव में जा सकता है। यहाँ की जनता की एक अहम मांग है कि यहाँ के पानी को नॉन कमांड तक लेकर जाना है। जी, बांसवाड़ा सीट के अब की बात जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ व्यक्ति हावी रहा है, तो जो जन समस्या है वो यहाँ जहाँ की तहाँ थी। अगर आज शहर की बात करें, क्योंकि जिसका प्रभाव गांवों तक जाता है, तो शहर में जिस तरीके से खुदाई का काम हुआ है, सड़कें सारी की सारी टूटी रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अखरता रहा है। उसके बाद में लंबे समय तक कोरोना भी इसी पीरियड में आया, उसका प्रभाव भी लोगों पे, तो जो एक आम लोगों को जिसको फ़ायदा हम कह सकते हैं वो नहीं है। निश्चित रूप से गहलोत सरकार ने कई योजनाएं दी है, लेकिन अगर उसी फूड पैकेट को ही देखा जाए तो आज लोग जिस तरीके से वापर रहे हैं, अगर वो नमक भी वापर रहे हैं तो उस नमक को पानी में मिला के और उसके बाद में जो कचरा नीचे जाता है तो नमक का पानी उपयोग में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि योजनाएं निश्चित रूप से बहुत सारी बनी हैं, लेकिन उन योजनाओं का फ़ायदा किसको? सबसे बड़ी समस्या आज पेंशनर समाज चिल्ला रहा है, उसको दवाएं नहीं मिल रही है। तो ज़मीनी सच्चाई तो ये है कि किसी को लाभ सीधा सीधा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। बांसवाड़ा सीट की सियासत काफ़ी हद तक जातीय समीकरण पर तय है, यानी कि बांसवाड़ा सीट की सियासत जातियों के समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। बांसवाड़ा सीट भले ही आदिवासी बाहुल है, लेकिन यहाँ पर सवर्ण जाति के मतदाता भी भारी तादाद में है। सवर्ण मतदाताओं की संख्या करीब 35% है, जो प्रत्याशी की हार और जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखना ये होगा इस बार बांसवाड़ा सीट पर जीत का सेहरा किसके सिर बनता है और हार किसे मिलती है। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बाकी है उस सीट की बात जहां आजादी से लेकर आज तक बीजेपी का एक भी विधायक नहीं बना है। कौन सी है वो सीट, क्या है इसकी वजह, बताएंगे सब कुछ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा के बाद अब बात करेंगे बागीदौरा और घाटोल सीट की, जहां दोनों पर ही कांग्रेस के विधायक हैं। इनमें से बागीदौरा सीट ने तो प्रदेश के को एक मंत्री भी दिया है और वो है इस सीट के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय। तो जानते हैं इन दोनों सीटों का चुनावी इतिहास।
जिले को राजस्थान के आदिवासी बहुल्य जिलों में शुमार किया जाता है। इसी बांसवाड़ा जनजातीय जिले में एक ऐसी विधानसभा सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और ये है घाटोल विधानसभा सीट, जो एसटी कैंडिडेट के आरक्षित है। पिछले चुनाव में बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से घाटोल सीट पर भाजपा जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। घाटोल विधानसभा सीट पर पिछले 2 टर्म से बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ से हरेंद्र निनामा विधायक हैं। बड़ी बात यह है कि जिस बीजेपी कैंडिडेट नवनीत ने साल 2013 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी, पार्टी ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका नहीं दिया। जब बीजेपी ने यहाँ से जीते हुए चेहरे को रिप्लेस किया तो कयास लगाए जा रहे थे कि ये सीट उनके हाथ से निकल जाएगी। हालांकि सारे आंकड़ों और कयासों को धता बताते हुए बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल की और हरेंद्र निनामा विधायक बन गए। यहाँ घाटोल क्षेत्र की भी हम बात करते हैं तो समाजवादी नेता जो थे मामा बालेश्वर दयाल, उनका खासा प्रभाव रहा था। सबसे पहले वहाँ धूलजी भाई भावसार थे, गांधीवादी नेता थे, वो चुनाव जीते थे क्योंकि धूलजी भाई की अपनी एक छवि बेहतर तरीके की, वो वास्तविक रूप से गांधीवादी नेता धूलजी भाई भावसार रहे। तो उन्होंने समाजवाद का प्रभाव होते हुए भी वहाँ जीत अपने व्यक्तित्व से अर्जित की थी। उसके बाद में फिर वहाँ दूसरे चुनाव में, क्योंकि पहला चुनाव हरदेव जोशी ने डूंगरपुर से लड़ा था, डूंगरपुर से लड़ने के बाद में वो घाटोल आए, वहाँ से विजयी रहे। और आज जो आप जो देख रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर या उसके विकास की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं पंचाल समाज ने जो घाटोल में उस जमाने में हरदेव जोशी को जो सहयोग किया था, उसका ऋण उतारते हुए हरदेव जोशी ने ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो ट्रस्ट पंचाल समाजों का माना जाता है, उस समय इसे तरतई माता कहा जाता था। और ये तरतई माता आदिवासियों की पूज्य देवी थी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ जैसे ही आप कोई मन्नत लेते वो तत्काल पूरी हो जाती, इसलिए उसे तरतई माता कहा जाता था। तो उसके बाद में जो घाटोल में धीरे धीरे कांग्रेस संगठन की तरफ से हरदेव जोशी ने जब प्रभुलाल रावत से उनका कुछ विवाद हुआ था, तो उसके बाद में नाथूलाल मैडा को वहाँ पे जिला अध्यक्ष बना दिया था। घाटोल विधानसभा सीट एक तरह से भाजपा का गढ़ रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक निर्वाचित होता रहा है। यहाँ के चुनावी इतिहास को अगर देखें तो 2018 में बीजेपी के हरेंद्र निनामा विधायक बने, 2013 में बीजेपी के नवनीत लाल जीतकर विधानसभा पहुँचे, 2008 में निर्दलीय नानालाल जीते थे। इससे पहले 2003 में कांग्रेस के खुशबीर सिंह विधायक चुने गए। 1998 में भाजपा के केसाराम मेवाल विधायक बने। 1993, 1990 और 1985 में भाजपा के खंगार सिंह चौधरी लगातार विधायक बने। 1980 में कांग्रेस 1 से शुरू भैरव सिंह जीते थे। 1977 में खंगार सिंह जनता पार्टी से जीते थे। घाटोल सीट की बात करें तो यहाँ से बांसवाड़ा की 5 सीटों के समीकरण तय होते हैं। यह आदिवासी इलाका है। यहाँ चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी समस्याएं अक्सर चुनावी मुद्दे बनती हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी यह इलाका रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है। पर्यटन की अपार संभावना होने के बावजूद इस इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं किया गया है। आलम यह है कि रोजगार के लिए आदिवासियों को गुजरात पलायन करना पड़ता है। ये समस्याएं आज भी आदिवासी इलाके में देखने को मिलती हैं। आदिवासियों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में इस बार भी ये समस्याएं दोनों पार्टियों के लिए बड़े मुद्दे बन सकते हैं। घाटोल के बाद बात करेंगे बागीदौरा सीट की, जहां से कभी भी भाजपा का विधायक नहीं बन पाया। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बीजेपी के खेमराज गरासिया को हराया था। लगातार 2 चुनाव से खेमराज को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट के चुनावी इतिहास को अगर देखें तो 1952 में कांग्रेस के हरिराम जीते। 1957 से 1985 तक कांग्रेस के दिग्गज नाथूराम विधायक बने। 1985 में कांग्रेस के पन्नालाल जीते। 1990 में जनता दल के सोमाभाई जीते। 1993 में जनता दल के पूंजालाल गरासिया जीते। 1998 और 2003 में जनता दल के ही जीतमल खांड विधायक बने। 2008 से अब तक कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालविया विधायक हैं। जी, बागीदौरा भी वही क्षेत्र है जहां मामा जी का खासा प्रभाव रहा है और वहां पर जो जीतते आए थे उससे पहले जनता दल के, आपको याद होगा, जीतमल जी खाट थे, पहले मंत्री रहे हुए, वो भी वहीं से चुनाव लड़े और वहीं से जीते।
तो वो खासा प्रभाव वो रहा है। लेकिन आज भी उस क्षेत्र के अंदर, वो गुजरात की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, तो उस सीमा में और यही खास प्रभाव रहता है कि मामा जी के जो प्रभाव वाले क्षेत्र थे उनमें से एक बागीदोरा भी रहा है। और उसके बाद में जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया बने, तो काफ़ी लंबा इतिहास रहा, छात्र जीवन से ही वो सक्रिय रहे थे। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं ये दिखाई देती है कि 2.5 साल तक जो गहलोत सरकार ने उनको मंत्री पद नहीं दिया था, एक तरीके से उसको मान सकते हैं कि मालविया के पर काटने का प्रयास कांग्रेस संगठन ने किया था। तो वो जनता अभी भूली नहीं। आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो पूछते हैं आखिर 2.5 साल तक मालविया को योग्य आदमी होते हुए, जिसने इतने काम कराए, इतना विकास कराया, आखिर कांग्रेस संगठन ने उसको इग्नोर क्यों किया? बागीदौरा सीट को जीतने के लिए भाजपा खासी मशक्कत कर रही है, क्योंकि इस सीट को जीतना अब उसकी नाक का सवाल बन गया है। इस चुनाव में महेंद्रजीत मालविया से निपटने के लिए बीजेपी ने महिला उम्मीदवार कृष्णा कटारा को उतारा है। उनकी पहचान प्रदेश के नेताओं में की जाती है। भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य भी है। ऐसे में अब ये चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है। इस बार चुनाव का दामोदार कृष्णा कटारा के कंधों पर भी है। अगर वो चुनाव जीतती है तो वो बागीदौर के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगी। लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है कि इस सीट से जीत आखिर किसे मिलती है। बागीदौरा और घाटौल के बाद रुख करेंगे बांसवाड़ा की कुशलगढ़ और गढ़ी सीट का। इसमें से एक में बीजेपी के, एक में कांग्रेस के विधायक है, तो कुशलगढ़ में बीजेपी ने उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। तो जानते हैं इस सीट का रुख और यहां के स्थानीय मुद्दे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियां एक एक विधानसभा सीट को लेकर गणित बिठा रही हैं। राजनीतिक दल वहां के सियासी समीकरण, जातिगत वोट, मांगे सहित दूसरे मुद्दों को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले की एक विधानसभा के समीकरण सभी विधानसभाओं से अलग दिखाई देते हैं, और वो है यहाँ की कुशलगढ़ सीट। दरअसल ये ऐसी सीट है जिसने कांग्रेस की सरकार गिरने से बचाई, और यहाँ पर आजादी के बाद से बस एक बार कांग्रेस और भाजपा को विधायक मिला। वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस की रमीला खड़िया विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। ये विधानसभा हाल ही में काफी चर्चा में आई थी। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत की यहाँ जनसभा हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसने सियासत के गलियारे में काफी हलचल मचा दी। आप भी ये बयान सुनिए। रमीला खड़िया इसने हमारी सरकार बचाई थी, सुन लीजिए। रमीला जो मांगेगी मैं इसको कभी मना कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नहीं होती, ये आदिवासी महिला है, अगर ये नहीं होती तो मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा आपको नहीं मिलता। इस महिला ने जो है हमारी उस पर बहुत इमदाद करी। हमारी सरकार जैसे मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में चली गई और चली गई कर्नाटक के अंदर, यहाँ जा सकती थी। इस महिला ने बहुत हिम्मत का काम दिया, एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तो लोग पैसा लेके आ गए, बांसवाड़ा तक आ गए, पैसा लेके आगे डिक्की में रखा हुआ पैसा, बता दे तू ले ये पैसा। इसने कहा मैं एक नया पर हाथ नहीं लगाऊंगी, जाइए यहाँ साहब। इतना बड़ा बहादुरी का काम इसने किया, मैं कैसे भूल सकता हूँ, बताइए इसको। ताली जोरदार बजाओ, सब ताली बजाओ। महिला को और तेज ताली बजानी, महिला है वो, रमीला महिला है, ताली बजाई जोरदार, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री गहलोत के मुंह से ये शब्द तो शायद रमीला ने भी नहीं सोचे होंगे। सीएम गहलोत के इन बयानों ने कुशलगढ़ की सियासत काफी हद तक साफ कर दी है कि अगले चुनाव में कौन खड़ा होने वाला है। खैर, ये बात सिर्फ कांग्रेस की टिकट की सूची पर टिकी है। कुशलगढ़ की सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही सिर्फ एक बार विधायक चुने गए हैं, क्योंकि यहाँ की जनता का साथ निर्दलीय और बागियों के साथ ही ज्यादा रहा है। यहाँ के चुनावी इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो 1957 में निर्दलीय हीरा भाई विधायक बने। 1962 में संयुक्त समाज पार्टी से हीरा भाई जीते थे।
1972 और 1977 में समाजवादी विचारक जीतिंग भाई जीते। फिर 1980 में जनता पार्टी के भाग्य सिंह विधायक बने। 1985 में पहली बार कांग्रेस के विधायक बेर सिंह बने, लेकिन 1998 में फिर से जनता दल से भाग्य सिंह जीत गए। 2003 और 2008 में जेडीयू से फतेह सिंह जीते थे। 2013 में पहली बार भाजपा के भीमा भाई विधायक चुने गए, लेकिन 2018 में निर्दलीय रमीला खड़िया ने भीमा बाई को हरा दिया। आज अगर हरदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिले में उनकी प्रतिमाएं आप तलाशेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। 2 या 3 प्रतिमाओं के सिवा उनकी प्रतिमाएं नहीं है, जबकि मामा बालेश्वर दयाल की अनगिनत प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि मामा बालेश्वर दयाल जन जन के अंदर बसे हुए नेता थे और उसी का प्रभाव कुशलगढ़ में भी था। और वहाँ जिस तरीके से एक विधायक लगातार 6 बार रहे हुए, तो वो फर्क पड़ा। और कांग्रेस के वहाँ पे एक मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता रहे हुए, जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी थे, महेश जोशी, उनका खासा प्रभाव रहा था। लेकिन उस प्रभाव के बावजूद वो मामा जी का तिलिस्म, जिसको जादू कहा जा सकता है, उस जादू को तोड़ नहीं पाए। और इसी का कारण है कि कुशलगढ़ के अंदर जब भीमा भाई जीते थे, क्योंकि वो भी जनता दल से आए हुए, भीमा भाई भी जनता दल से आए थे भाजपा में, और जनता दल से आए तो उसके बाद में निश्चित रूप से उन्होंने एक अपना स्तर मजबूत किया था। और जब कांग्रेस के प्रत्याशी उर्तिंग खड़िया जो लगातार चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद में उनकी पत्नी को संवेदनाओं के वोट मिले और इसके कारण वो फिर बन गई। और उसके बाद में जब गहलोत सरकार ने उन्हें संसदीय सचिव का जो मंत्री पद दिया हुआ है, उस मंत्री पद के कारण आयोग का, एसटी आयोग का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, तो उसके बाद में उन्होंने प्रभाव डालने का अपना प्रयास किया। लेकिन मूल जड़ में जाया जाए तो जनता आज भी मामा जी से जुड़ी हुई है। कुशलगढ़ सीट पर इस बार फिर से बीजेपी ने भीमा भाई डामोर को खड़ा किया है। अब देखना ये है कि इस चुनाव में किसे जीत मिलती है। कुशलगढ़ के बाद बात करेंगे गढ़ी सीट की, जहां पर भाजपा के कैलाश चंद मीणा जीते थे। ये गढ़ी सीट भाजपा का गढ़ बनी हुई है। ये सीट ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आई। तब से हुए अब तक 3 चुनावों में 2 बार बीजेपी का विधायक बना और 1 बार कांग्रेस को मौका मिला। गढ़ी सीट जब अस्तित्व में आई तो ऐसा दावा किया जा रहा था कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। दरअसल यहां पर फायदा बीजेपी को मिला। इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई। भले ही यह सीट जनजाति बाहुल्य है, लेकिन यहां पर बड़ी तादाद में सवर्ण मतदाता भी हैं। ऐसे में यहां पर प्रत्याशी की हार और जीत का फैसला एक समुदाय नहीं बल्कि 2 में बंट गया और इसका फायदा लगातार बीजेपी को मिलता रहा। गढ़ी सीट का चुनावी इतिहास बताएं तो 2018 में भाजपा के कैलाश मीणा जीते, 2013 में बीजेपी के ही जीत कमल कांत जीते, 2008 में कांग्रेस से कांता गरासिया विधानसभा पहुंचे। देख, गढ़ी का लंबा अपना इतिहास नहीं है। गढ़ी क्षेत्र तो ये परिसीमन के बाद में नया बना हुआ, पहले बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही आता था। वहाँ पर भी कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई, वहाँ व्यक्तिवाद हावी रहा है। और उसका कारण है कि कांग्रेस में जो विधायक बन जाता है। गढ़ी सीट के जातीय और सियासी समीकरण इस सीट का भविष्य तय करते हैं। इस सीट पर मुकाबला किसके बीच होगा यह तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन प्रत्याशी को इन दोनों समीकरणों को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश करनी होगी। अब देखना यह होगा कि बांसवाड़ा जिला इस बार किसके पाले में जाता है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। सियासत के गढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सियासत के गढ़ के साथ। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।